with velocity and the origin of resistivity. अच्छा, उस दिन आपने पढ़ा था कि अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, अगर कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते रहते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते रहते हैं? फ्रीली मूव करते रहते हैं, ठीक है। हाँ, अब जब ये फ्रीली मूव करते रहते हैं तो फिर इनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? देखो कैसे, एक इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर 3, ऐसे करते करते एन इलेक्ट्रॉन, कितने? एन इलेक्ट्रॉन। अब ये इनके पास अभी जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में, ये वेलोसिटी कौन सी है? थर्मल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? यानी इनके अंदर जो हीट है उसकी वजह से ये वेलोसिटी, इनको जो हीट मिली है, ओके, उसकी वजह से ये वेलोसिटी। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सारे रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, है ना, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, ठीक है, सब रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब मान लीजिए किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, किसी ith इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन वो कुछ वी आई है, कितनी है? वी आई। हम सब ये ith इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ओके, हम सबकी वेलोसिटी का अगर एवरेज निकाले, क्या निकाले, क्या निकाले हम? हाँ, तो क्या हो जाएगा? वी आई एवरेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दी वेलोसिटीज फॉर आई सच दैट आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। आई कैसा है? 1 से लेके n तक डिवाइडेड बाय n। ये होता है एवरेज का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला। सारी वेलोसिटीज को ऐड करो, कहाँ से कहाँ तक वेलोसिटी है, 1 से लेके n तक, उसको फिर टोटल नंबर ऑफ जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स उससे डिवाइड करो तो हमको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। बात समझ में आई? अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का एवरेज, हम एवरेज निकाल रहे हैं, लेकिन रैंडम डायरेक्शन में हर एक का डायरेक्शन अलग होगा, अपोजिट। अगर कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे भी जाएगा, कोई इस साइड जा रहा है तो कोई इस साइड भी जाएगा। बस समझ में? तो सारे की अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? तो 0 अपॉन n क्या हो जाएगा? 0। 0 बाई n क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? तो सारे इलेक्ट्रॉन की एवरेज थर्मल क्वांटिटी क्या होगी? वो 0 होगी। क्या होगी? माइक बंद कर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब देखो, अच्छा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते, क्या अप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी इसके अंदर, ठीक है ना, अंदर बाहर सब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिए। अब कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निकालने हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला टेस्ट चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज माइनस ई होगा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया इतना? टेस्ट चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज नेगेटिव है इसलिए माइनस ई इंटू ई होगा।
क्लियर हो गया? अब देखो इधर, अब यानी कि अच्छा ये भी वेक्टर क्वांटिटी दोनों। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, क्या है फोर्स का फॉर्मूला? एफ इज इक्वल टू एम ए। ओके, तो क्या हो जाएगा? माइनस, अच्छा ये फोर्स क्या है? माइनस ई इंटू ई, तो देगा माइनस इलेक्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एम ए। फिर वही इतना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर आपको अभी इसका एक्सेलरेशन निकालना है, ओके, तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन माइनस ई इंटू ई अपॉन एम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये सारी वेक्टर क्वांटिटी क्लियर हो गया इतना? ओके, तो ये आपके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। और हमने एक्सेलरेशन निकाला क्या? ये जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमको पता चलेगा इसका मोशन कैसा है। तो हमको इसे समझना है कि ये फोर्स इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगाएगा, ठीक है। अब जब एक्सेलरेशन लगेगा, ओके, अब आपने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी और एक्सेलरेशन जब लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। एक्सेलरेशन मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम। तो इसकी वेलोसिटी चेंज तो होनी चाहिए। अच्छा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लेंगे वी आई। क्या लेंगे? वी आई, जो कि कोलिजन के बाद है। कोलिजन के बाद जो उसको मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन गया, आयन से लेकर टकराया, और टकराने के बाद जो उसको वेलोसिटी मिली, रैंडम वेलोसिटी, उसको हम मानेंगे वी आई। और उसके बाद आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, फोर्स लगाना स्टार्ट हुआ, क्लियर हुआ इतना? तो मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वी आई। ये कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ओके। अच्छा, अब मान लो कि आपने कोलाइड हुआ और वो आगे बढ़ने लगा, ठीक है। अब इसके पे फोर्स लगा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन में। फिर हुआ, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी या आगे बढ़ेगा, बात समझ आएगी। लेकिन मान लो कि ऐसा कुछ कंडीशन था, तो ये यहाँ से टकरा के ऐसे गया और यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे एक और आयन आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में वो चलेगा और वापस यहाँ तक टकराएगा। फोर्स मान लो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स लगता है, वो आगे तो बढ़ रहा है, बात समझना है कि नहीं? इस तरफ आगे बढ़ रहा है, ओके। लेकिन बीच में एक और रास्ते में आयन आ गया तो उससे वापस टकराएगा वो, ठीक है। अब इससे भी कोलिजन होगा, और इससे जब कोलिजन होगा तो फिर ये क्या करें? वापस से उसके बाद वही थर्मल वेलोसिटी आ जाएगी, बात समझ में आएगी नहीं? लेकिन इस दौरान में उसके साथ जो हुआ वो हमको देखना है। तो यहाँ से उसने कोलिजन किया, और जब वो यहाँ पहुंचा, यहाँ से कोलिजन किया और इधर पहुंचा, तो उतनी देर में उसकी वेलोसिटी बड़ी होगी, जरूरत है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, हमारे पास एक्सेलरेशन है ए, और हम टाइम ही ले सकते हैं। टाइम क्या लेंगे हम? टाइम लेंगे कोलिजन के बीच को, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा उसको हम कुछ मान लेंगे, ओके। टी आई मान लेंगे, आई इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम टी आई मान लेंगे, बात समझ में आए? एक कोलिजन जब मतलब कि यहाँ पे एक बार आया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया कि स्ट्राइक किया जाके, स्ट्राइक करके जब वो वापस इधर गया और दूसरी बार जब वो कोलिजन करेगा तो इसके बीच का टाइम, कि उस टाइम में वो फ्री है कि नहीं है? उस टाइम में तो कोई छेड़ने वाला नहीं, बात समझ में आएगा नहीं? तो हम उसी टाइम में उसकी कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है वो देखेंगे, बात समझ में आए? क्योंकि उसी टाइम में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ओके।
जब वो टकराएगा तब उसकी पूरी वेलोसिटी उलट हो जाएगी, यानी कि अलग वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी, फिर वापस उसके ऊपर फोर्स लगेगा। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो यहाँ से लेकर के, यानी कि एक कोलिजन से लेकर के दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम है, ओके, वो हम लेंगे। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी कितनी बड़ी, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वी आई, टाइम elapsed between two collisions if time elapsed between two collisions if, इसको हम मानेंगे टी आई। ओके, अब आपको फाइनल, आपको एक्सेलरेशन पता ही है, ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन है, फिर एक्सेलरेशन है आपके पास, वेलोसिटी आपके पास है, टाइम आपके पास, सब कुछ है आपके पास। तो सिर्फ क्या फाइंड करना है, उसकी फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जब वो यहाँ से निकल के यहाँ से उसकी यहाँ से वहां तक जाएगा तो उसको एक्सेलरेशन मिलती रहेगी, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। क्या होगा, इधर देखो, इधर से उधर तक जाएगा वो, तो उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहेगी। क्या होता रहेगा, और जैसे ही यहाँ जाके टकराया वो, तुरंत उसकी वेलोसिटी चेंज। बात समझ में आई नहीं है? लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक में उसकी वेलोसिटी, जब वो यहाँ पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी कितनी हुई वो हमको निकालना है। ठीक है ना, तो हमको यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, हमको यानी ये समझे कि फाइनल वेलोसिटी निकाल, एक्सेलरेशन के बाद कि एक्सेलरेशन कुछ टाइम के लिए लगा तो क्या फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमको निकालना है। ठीक है, ये सब 11 साइंस का थर्ड चैप्टर का टॉपिक चल रहा है। ठीक है ना, ओके, तो वो हमको निकालना है। ओके, क्लियर हो गए, क्या निकालना है? फॉर्मूला हो जाएगा आपका, जो भी वेलोसिटी होगी जब वो यहाँ पहुंचेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक में जो फाइनल उसकी वेलोसिटी होगी उसमें कैपिटल वी आई लूंगा। क्या लूंगा मैं, कैपिटल वी आई। ओके, तो क्या होगा, अच्छा आपने पढ़ा है फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम टेकन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बात समझ में आएगी नहीं है? अच्छा, यहाँ पे हम फाइनल वेलोसिटी क्या मानेंगे, फाइनल वेलोसिटी उसको हम मानेंगे v, कैपिटल वी आई। क्या मानेंगे, कैपिटल वी आई। क्या हो जाएगा, कैपिटल वी आई इज इक्वल टू स्मॉल वी आई प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। टाइम जो इलाज हुआ है, यानी कि इधर से निकलने के बाद यहाँ पे टकराने के बीच का जो टाइम है वो टाइम, ठीक है, तो वो टाइम टी आई है। ओके, तो ये हमने पुट कर दिया। कोई आई, ये सब आई इलेक्ट्रॉन की बात होती है। आई मतलब कि कोई भी नंबर का इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके, कोई भी नंबर का इलेक्ट्रॉन है जनरल, उसकी हम बात करें। ओके, अच्छा, अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने अभी लिखा, क्या एक्सेलरेशन, माइनस ई ई अपॉन एम टाइम, एक्सेलरेशन ये हो गया जो टाइम कर, बात समझ में आएगा नहीं, क्लियर वाइज था? ये आपका एक्सेलरेशन का मेरा फॉर्मूला है, कोई डाउट नहीं आता नहीं का? अच्छा, अब देखो इधर, ये आपका फॉर्मूला आ गया फाइनल वेलोसिटी के लिए, इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन हमको किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं, हमको ओवरऑल सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से लेना देना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने थर्मल वेलोसिटी का एवरेज निकाला था, ओके, वैसे ही हम ये वाली जो वेलोसिटी है कि उसका भी एवरेज निकालें। बात समझ में आए, ये वाली जो वेलोसिटी हमने निकाली कुछ टाइम गुजर जाने की, मतलब कि इससे टकराने से पहले, इससे टकराने से पहले फोर्स की वजह से इसके ऊपर जो इसके पास जो वेलोसिटी आई, ओके, उसका जो हमने इक्वेशन निकाला, इसका भी हम एवरेज निकाला। बात समझ में आएगी कि यहाँ से वो निकला था और यहाँ जैसे पहुंचने वाला था सबकी वेलोसिटी हमने निकाली। ये टाइम जो उसमें लिया है ना, वो टाइम कौन सा है, जब तक वो फ्री है, टकरा नहीं रहा है उस टाइम में। ठीक है, अच्छा, समझ में आ रही बात? तो हम ये एक इलेक्ट्रॉन, आइस इलेक्ट्रॉन की बात है, हम सबका सबका निकालें, एवरेज निकालेंगे। ठीक है, क्लियर वाइज में, तो हम इसका एवरेज निकालते हैं,
तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, वी आई एवरेज इज इक्वल टू, इसका भी एवरेज होगा क्योंकि ये इससे बना हुआ है, ये प्लस ये, ठीक है ना, इसका एवरेज, इसका भी एवरेज, यानी कि जो थर्मल वेलोसिटीज है, यही कहोगे कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आती है उसका एवरेज, ये वही स्मॉल वी आई हो, ठीक है ना। अच्छा प्लस प्लस, अच्छा ये माइनस ई ई एम, अब देखो इसमें माइनस ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम क्या है, मास है, ये कभी बदलने वाला कांस्टेंट है ये सारी चीज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप अप्लाई करोगे वो ये इसका चार्ज हो भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, ठीक है, तो ये बदलने वाला नहीं है, इसका एवरेज निकालोगे तो वही है, ठीक है। जैसे आप 5 2 का एवरेज निकालो, 2 + 2 + 2 + 2 10 हो जाएगा, उसको वापिस से 5 से डिवाइड कर दोगे तो वापिस आंसर 2 ही आएगा, ओके। तो इसका एवरेज वही है, तो इसका एवरेज हम सिंपली लिख देंगे ऐसे ही डायरेक्टली, वही जो ये है वही माइनस ई एम, ओके। अच्छा, लेकिन इसका एवरेज हमको निकालना पड़ेगा, एक एक यानी कि जो टाइम है फ्री टाइम उसके पास, कोलिजन जिसमें नहीं होता, उस टाइम का एवरेज हम निकाल लेंगे, क्या होगा वो टी आई एवरेज। बात समझ में आएंगे, ठीक है। अब देखो इधर, इसकी जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, जो इसको बिल्कुल कोलिजन के बाद मिलती है, कब मिलती है, कोलिजन के बाद, उसका आप एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सबकी, आप सब एवरेज निकालने में सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी गिन रहे हो, ठीक है ना, तो सब वो सब अलग अलग रैंडम रैंडम होगी, तो उसका एवरेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसलिए बस ये 0 हो गया, ठीक है। और ये जो है माइनस ई, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, माइनस ई ई एम, ओके। और इसका जो एवरेज होगा टाइम का एवरेज, यानी कि टाइम मतलब कौन सा टाइम, दो कोलिजन के बीच का टाइम, ठीक है ना, समझ में आ रही है? टाइम मतलब कौन सा टाइम, यहाँ से टकराया और यहाँ तक फिर जाके जब टकराएगा उसके बीच में जो उसको फ्री टाइम मिला है वहां से मतलब पहुंचने का, उसका टाइम, ठीक है ना, उसी टाइम पे तो हम निकाल रहे वेलोसिटी, उस टाइम की खत्म होने के बाद कितनी वेलोसिटी होती है वही तो हम निकाल यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये टाइम का एवरेज, अब देखो इस टाइम के एवरेज को हम मान लेंगे टाउ, क्या मान लेंगे, ठीक है, तो कुछ मान लेंगे कि इसका एवरेज ज्यादा है टाउ, बात समझ में आएगा, वो हमको पता नहीं, इसलिए हम उसको सिम्बॉलिकली मान लेंगे कि ये टाउ है, क्लियर हुआ ना। अब देखो इधर, तो क्या हो जाएगा, ये वी आई एवरेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की फोर्स, मतलब कि एक दो कोलिजन के बीच में जब वो एक बार टकराया था, उसके पे जब फोर्स लगा था तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई दूसरे कोलिजन होने से पहले, ओके, दूसरा कोलिजन होने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, वो वेलोसिटी है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये वेलोसिटी कितनी है, 0, उसका एवरेज, ओके, किसी एक इलेक्ट्रॉन का नहीं, इसका भी सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज है, 0 प्लस समथिंग वही होता है ना, तो उसको 0 को लिखेंगे, क्लियर वाइट ना, ये हो जाएगा माइनस ई ई एम इंटू टाउ, क्लियर हुआ, इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या कहते हैं इसको हम, यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन की को जो वेलोसिटी मिलती है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है, जो वेलोसिटी मिलती है उसका हम एवरेज, उसके एवरेज को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी माइनस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मास ऑफ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ, क्लियर हुआ इतना। तो ऐसे हमने इसका डेरिवेशन निकाला, लेकिन इसको ड्रिफ्ट क्यों कहते हैं वो भी समझो पहले। देखो इधर, मान लो कि बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं। अब देखो इधर,
एक इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे आया और ऐसे गया, ठीक है, ऐसा आया और ऐसे गया। अब देखो, अगर मान लो कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अभी सीधे सीधे जाएगा, यहाँ पे जाके बाउंस होगा, ओके, और यहाँ पे जब वो गया ऐसे, तो वापिस कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, फिर वह नहीं होगा। तो अब ये इस तरफ आ गया, यहाँ का टकराएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा आके टकराएगा तो फिर इधर जाएगा, फिर वह नहीं होगा, ऐसे जाएगा, फिर इधर, फिर इधर से इधर, बात समझ आएंगे, ठीक है, पांच समझ में आ रहा है आपको इलेक्ट्रॉन का, ओके। अच्छा, ये टकराता ही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन हम इसके पास को सिर्फ ट्रेस करते थे एक बार, ठीक है, ये ऐसे करके हम कोई नहीं कर देते, फिर गया, यहाँ पहुंचा, यहाँ से फिर ऐसे गया, फिर यहाँ से फिर फिर ऐसा कुछ पाथ है इसका, है कि नहीं, ओके। अच्छा, अब मान लो कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी इसी केस में, ठीक है ना, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो उसका पाथ ऐसा था, अगर हम यूं एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसका पाथ ऐसा है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की और आप रिप्ले कर दो, आप देखो क्या होगा, इसी को ही देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो और इसी को देखो आप, तो देखो, अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा ना, तो आ, हम इधर से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे से पहला कोलिजन यहाँ पे से हुआ, ठीक है, तो अब जब वो बाउंड होके आएगा, मतलब कि बाउंड होके आएगा टकरा के कोलिजन के बाद, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इस तरफ है, तो फोर्स कैसा लगेगा उसके ऊपर, लेफ्ट साइड, तो बजाय, अच्छा, अब उसको देखो, ये टकरा गया ना, तो उसको ये वेलोसिटी तो मिल ही जाएगी, ये जो उसको कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी मिलती है वो मिल ही जाएगी, लेकिन इसके ऊपर फोर्स भी लगेगा, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, तो ये ऐसे जाएगा तो सही, लेकिन थोड़ा इस तरफ खिंचाते खिंचाते, बात समझ में आए कहीं, समझ में आई, ड्रिफ्ट वो खिंचाते खिंचाते जाएगा, ऐसे जाएगा तो सही, ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा इस तरफ खिंचाते हो, तो इसका जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं बहुत ज्यादा, आपको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, फिर भी बहुत ज्यादा बदलता भी नहीं है वो, ऐसा कुछ पाथ हो जाता है उसका, जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, डॉटेड लाइन दिखाई है, देखो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा फर्क पड़ता है, देखो उसका पाथ ऐसा हो जाएगा, ओके। अब देखो, वहां वो कहाँ पहुंचा, इधर पहुंच गया, देखो इधर, इसको जाने का था वापिस से इधर, इस डायरेक्शन में, ठीक, वापिस से इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स तो हो जाएगा, वैसे जाएगा भी, ठीक है, लेकिन फोर्स उसको वापिस से इस तरफ लग रहा है, तो थोड़ा सा टिल्टेड हो गया, फिर हुआ, ठीक है। अब देखो, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। अब वापिस से यहाँ पे भी उसके पे वो उसको वैसी वेलोसिटी मिलेगी जैसे पहले मिल रही थी, लेकिन अभी भी वैसे थोड़ा यानी कि इस तरफ होते हुए जाएगा वो, ओके, क्योंकि ऊपर जाएगा वो ऐसी तरीके से जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इस तरफ खिंचा दिया वो, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी हो जाएगी, बात समझना है। और फिर लास्ट में इसको ऐसे जाना है, ओके, तो थोड़ा सा क्या कहें हम,
चलो देखो अभी इधर आप फाइनली ये ऑब्जर्व करोगे, उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा हट जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हटेगा। तो ड्राइंग में भी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन आप देखो टेंस के अंदर ड्राइंग अच्छे की देती है। देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो उसका जो आखिरी मंजिल है उसकी वो कहाँ पे होती है? बी पे। बात समझ में आए? लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है तो उसकी आखिरी मंजिल बी डैश हो जाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो इधर भी इसकी भी जैसा ही होगा ना, इस साइड में पहले इधर हो रही थी, पहले यहाँ पे हो रही थी, तो यहाँ पे कोई एटम होगा तो यहाँ पे आगे हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना? अब ओवरऑल देखो आप, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हुआ है? बात समझ में आए? तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, अब बात समझ, कोई भी इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा तो जाने वाला है, ये बात समझ आना। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने से? यानी अगर ऐसा समझते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो सीधा सीधा बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। तो जैसे उसने मैंने आपको एग्जांपल दिया था, किसी का दिमाग यानी कि वो चक्कर खा रहा हो तो कैसा वो यूं यूं होके जाता है, तो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में वो। लेकिन देखो जैसे अंदर दिखाया है, बी से, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन अप्लाई किया, वो बी से बी डैश की तरफ चला गया, दिखता है कि नहीं? बी से वो, लेकिन थोड़ा सा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से उसका पाथ थोड़ा सा इस तरफ हुआ है बस, ठीक है ना? तो थोड़ा आगे बढ़ेगा लेकिन ऐसे घूम घूम के, जरवा इतना जरवा। इसीलिए ऐसे लग रहा है ना कि खींच खींच के किसी को ले जा रहे हैं हम, ठीक है ना, जबरदस्ती का, ठीक है। तो उसको कहते हैं ड्रिफ्ट, किसी को जबरदस्ती ले जाना खींच खींच के, ओके, तो कहते हैं ड्रिफ्ट। इसके लिए इसकी वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आई? ये हो गया इतना। अच्छा अब इधर देखो, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है। कैसी है? क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज ऐसा, आप खास बात देखो कि फोर्स लगाने के बावजूद भी इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। फोर्स लगाने से क्या होता है? एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन के आने की वजह से वेलोसिटी घटती है बढ़ती है, लेकिन घटती है बढ़ती है जो भी है वो, ठीक है ना। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में रहोगे तो घटेगी भी। लेकिन यहाँ पे देखो फोर्स लग रहा है, फोर्स लगाने के बावजूद भी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ रहा है उस फॉर्मूला के अंदर सारी कांस्टेंट चीजें, जैसे माइनस ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एक कोलिजन से लेके दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो, ये भी कांस्टेंट। समझ में आ रही है? ये टाइम कांस्टेंट है, ठीक है ना? क्योंकि हाँ, क्योंकि देखो वो जब भी टकराएगा तो वो जो जो भी उसकी पहली वेलोसिटी थी उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? कि वो सारी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती। बात समझ में आ गई नहीं? जो भी इसकी टकराने के बाद जो भी वेलोसिटी आती है वो सारी मिलके एवरेज करेंगे तो जीरो हो जाती। बात समझ में आ गई नहीं है? क्लियर वाइज ना? समझ में आ रहा है? तो इसलिए यूं ही समझो, हम आप यूं ही समझो कि उसके पास कोई वेलोसिटी यानी कि कहने लायक सबके पास मिला करके, ठीक है, बाकी रहती नहीं है, ठीक है। तो वापिस से हम फोर्स लगाते हैं और वापिस से वो वेलोसिटी इतनी होती है, फिर से वेलोसिटी जीरो हो गई। एवरेज, एवरेज की बात करें हम, ठीक है ना, एवरेज जीरो होती, तो एवरेज वापिस से जीरो हो गई, वापिस से फोर्स लगेगा, वापिस से इतनी बढ़ेगी, फिर से जीरो होगी, ऐसे कर चलता रहे। बात समझ में आए? तो वेलोसिटी कहने का मतलब ये हुआ कि इतनी ही रहेगी। समझ में आए कि नहीं? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। दूसरी बात ये
ये एक ऐसी वेलोसिटी है। अच्छा, तो फोर्स एनर्जी का फायदा क्या हुआ आपको? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई की उससे इसकी वेलोसिटी बढ़ी नहीं बढ़ी ना, नहीं बढ़ी, मतलब कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई उसके पास, है ना, कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी। किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, सबके एवरेज की बात हो रही है, ठीक है ना। तो एक कांस्टेंट ऐसी एक वेलोसिटी आ गई, लेकिन इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये होगा आपको कि इसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा वो शिफ्ट होगा। बात समझ में आए? तो थोड़ा थोड़ा करके वो आगे बढ़ेगा। बात समझ में आएगी? क्लियर वाइट था? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे वो। थोड़े पहले इस तरफ होते थे तो थोड़े इस तरफ हो जाएंगे। बात समझ में आए कि नहीं? लेकिन उनकी वेलोसिटी बदलेगी नहीं, वो इतनी रहेगी। ये कौन सी वेलोसिटी है? ड्रिफ्ट। ये वो नहीं है जो थर्मल है, थर्मल का एवरेज तो 0 होता है। ओके, ये दूसरी वेलोसिटी का एवरेज है। ओके, जो इसको फोर्स की वजह से मिली है। ओके, बात समझ में आई? लेकिन क्योंकि बार बार कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन की वजह से जो वो वेलोसिटी गेन करता है उसको वो लूज कर देता है। बात समझ में आई? इसलिए वेलोसिटी बढ़ती ही है। क्लियर हुआ? समझ में आ गई ये बात? इसलिए इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका लेना देना है डायरेक्ट रेजिस्टिविटी से, वो आप देखेंगे हम, ठीक है। कंडक्टिविटी से और रेजिस्टिविटी से इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लेना देना है, ठीक है। कंडक्टिविटी कब ज्यादा होगी कब कम होगी वो यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको बताएगी। ओ, हाँ, फिजिक्स में सिग्मा कप्पा नहीं, केमिस्ट्री में कप्पा है। એ આ લગ્ન આલ્ફાબેટ એવા તારે નામ આપી દીધું। हम देखो इधर, हाँ, तो पहले क्या आपको पता है, जितने ज्यादा चार्ज के पार्टिकल होंगे, ओके, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो जितने ज्यादा चार्ज के पार्टिकल होंगे उतनी ज्यादा फ्लो होंगे, तो उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो हम पहले ये चाहेंगे कि अगर कुछ निकालना ही है आपको, तो पहले नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, फ्री चार्ज पार्टिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको निकाल लेते हैं। बात समझ में आई? उसके बाद सब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले वो तो निकाल ले, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, n। बात समझ में आई? यूनिट वॉल्यूम समझते हो? 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है। उसके अंदर कितने हैं? कितने हैं, लेकिन n है। अच्छा, ये पार्टिकल की जगह पे ज्यादा बेटर है कि मैं इलेक्ट्रॉन का वर्ड यूज करूं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो, तो मान लो कि आपके पास कुछ सिलिंड्रिकल
कंडक्टर है। अब कितने सिलिंड्रिकल कंडक्टर में कितने हो मुझे निकालना है। कितने भाई, यूनिट वॉल्यूम में से n है, लेकिन इतने सिलिंड्रिकल कंडक्टर में कितने हैं वो मुझे निकालना है। बात समझ में है? तो वो निकालने के लिए मुझे इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बराबर। इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। मान लो कि ये एरिया इसका ए है, इसका एरिया कितना है ए। हमको सिर्फ ये लेंथ निकालनी है, ये वाली जो लेंथ है वो निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम ये चेक करेंगे, हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी, ओके। आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को एल के बराबर ले लेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एल होगा, ठीक है। तो एल टाइम कितना होगा, मान लो कि इसको टाइम टी लगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, वी डी, यहाँ पे डेल्टा टी लिया है, या डेल्टा टी लिया, ठीक है। एल अपॉन डेल्टा टी, तो हो जाएगा वी डी डेल्टा टी इज इक्वल टू एल, बराबर। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने ऐसा बोला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो उसमें उसने एल एल जितना लंबा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जितनी उसकी लेंथ है, ठीक है ना। उसको टाइम अगर डेल्टा टी लगा है तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, वी डी इंटू डेल्टा टी, बराबर। तो एरिया को मैं तो जैसा है वैसे रखूंगा, ए ही रखूंगा, लेकिन मैं लेंथ को इस फॉर्म में लिखूंगा। बात समझ में आई नहीं है? लेंथ को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। तो एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल कंडक्टर को हम क्या ले लेंगे, इस ए एंड उसकी लेंथ जो है वो लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल कंडक्टर एल इज इक्वल टू वी डी डेल्टा टी। क्या हो गया, एल इज इक्वल टू वी डी डेल्टा टी, ओके। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया। तो बताया सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना। तो वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंडक्टर V इज इक्वल टू लेंथ इंटू एरिया। तो वॉल्यूम हो जाएगा वी डी डेल्टा टी ए। बात समझ में आए, वॉल्यूम कितना हो गया, वी डी डेल्टा टी ए। बात समझ में आ गई है? अच्छा, तो यूनिट वॉल्यूम में एन है, तो कुछ वॉल्यूम वी में एन वी होंगे। यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, तो कुछ वॉल्यूम वी है उसमें कितने होंगे, एन इंटू वी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम V is n into V, which is equal to n VD डेल्टा टी ए। इससे हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अमाउंट पता चला, जिसको मैं कैपिटल एन भी कह सकता हूँ। बात समझ में आई? इसको देखो, अब ये जो एन है कांस्टेंट है, वीडी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, लेकिन डेल्टा टी कांस्टेंट नहीं है। यानी इसका मतलब ये निकला कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, ओके, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, उस पर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं वो, उस टाइम पर। अगर ये टाइम ज्यादा होगा तो अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्यों कि इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा होंगे तो उसको आगे बढ़ने में तकलीफ पड़ेगी ना, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। इसको इसको हम कॉन्सेप्चुअली भी समझ सकते हैं। बात समझ आएगी?
और अगर अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम है, अगर अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो क्या होगा, टाइम भी कम, यानी कि वो आसानी से जल्दी पहुंच जाएगा। क्लियर भाई साहब? तो इससे हमको ये बात समझना है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी वॉल्यूम के अंदर वो डिपेंड करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है उस पर। बात समझना है क्लियर भाई साहब? अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो, कम टाइम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे। बात समझ में आएगी? क्लियर भाई? चलो इसको लिखो मत इसको, लिख कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे। यानी कि नेक्स्ट जो अच्छा आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, अब जरा हम चार्ज निकाल लेते हैं, कितने जरा इलेक्ट्रॉन करते हैं चार्ज होगा, समझेंगे। आपको कंडक्टिविटी निकालनी है, रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ये सब बेसिक चीज है। ठीक है, हम चार्ज निकाल लेते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लेते हैं। तो चार्ज हो जाएगा इनका, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है माइनस ई, तो इनका हो जाएगा एन इंटू माइनस, ठीक है ना। तो चार्ज क्यू क्या हो जाएगा, एन इंटू माइनस ई हो जाएगा, माइनस ई ये हो जाएगा, एन क्या है, एन है एन, सॉरी कैपिटल एन, ठीक है ना, यहाँ पे कैपिटल एन और इस्तेमाल करूंगा मैं, ये है एन वी डी डेल्टा टी ए इंटू माइनस ई। फिर वैसा इसको मैं लिख सकता हूँ एन ई वी डी डेल्टा टी ए, ये चार्ज हो गया आपका, यानी कि उस कंडक्टर के अंदर इतना चार्ज है। बात समझ में आएगी? ठीक है ना, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, आपको पता है वो, ठीक है ना। तो अब चार्ज निकाल लिया, हम करंट निकालेंगे, ठीक है। करंट क्या होता है,
अब मान लो ना कि इसी चार्ज में अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा टी टाइम पे जाता है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक में एक इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम में जाता है, तो अंदर जितने भी होंगे ये तो बाउंड्री वाले, वो डेल्टा टी टाइम में यहाँ से लेके यहाँ तक निकल जाते हैं, तो जितने इस साइड होंगे वो भी निकल ही जाएंगे ना उससे पहले, तो बात समझ में आ गई है, इससे आगे क्या तो ठीक है ना। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम के अंदर से यहाँ पे निकल जाएंगे इधर भाई साहब। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। ओके, ये हो जाएगा, क्यू क्या है यहाँ पे, माइनस एन ई वी डी डेल्टा टी ए अपॉन डेल्टा टी। ये हो जाएगा माइनस एन ई वी डी ए। करंट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। करंट के फॉर्मूले में भी सारी चीजें कौन, ठीक है ना। यानी कि करंट आप कितनी देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो उस पर डिपेंड नहीं करता, होता रहेगा। फिर बाकी ऐसा नहीं होगा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते जाओ लंबे टाइम तक और करंट बढ़ता जाएगा, करंट उतना ही रहेगा, ठीक है ना। चार्ज का फ्लो बढ़ने वाला नहीं है। क्लियर होगा इतना। अच्छा, तो ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे एन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा करंट होगा। ये ड्रिप वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ड्रिप वेलोसिटी क्या है, एक से लेके एक मतलब कि एक दूसरे कोलिजन पर जब जाके वो जब दूसरे कोलिजन के दूसरा कोलिजन करने वाला होता है, ओके, उस टाइम की एवरेज वेलोसिटी है। बात समझ में आएगी। तो वो भी क्या है, अच्छा वो अगर ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होगा। यानी कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा वो और उसके अंदर यहाँ पहुंचते वक्त उसने बहुत ज्यादा वेलोसिटी अगर उसके पास आ गई तो ये अच्छी बात है उसके लिए, गैरवा के नहीं, ठीक है। ओके, तो करंट तब ज्यादा होगा। ओके, एरिया जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा मटीरियल होगा। ओके, तो इसीलिए करंट तब भी ज्यादा होगा। अब समझ में आएंगे, लेकिन ये सब चीजें कांस्टेंट, जब आप एक चीज ले लोगे तो ये सब चीजें कांस्टेंट। टाइम पे करंट डिपेंड करता नहीं है, टाइम तो वेरिएबल है, टाइम को कोई भी कांस्टेंट नहीं सकता, आज तक किसने दिया नहीं है। लेकिन एक खास किस्म का टाइम है टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। वो क्या है, टाइम इंटरवल है, एक टाइम इंटरवल है। टाइम इंटरवल को हम कांस्टेंट ले सकते हैं, बात समझ में आएगी, ठीक है ना। एक जैसा आप बोलो ना आपके ट्यूशन का टाइम इंटरवल कितना है, कोई कहेगा 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है, ऐसा कुछ 1 घंटा या 1.25 घंटा, फिर वह नहीं मिलता। तो ये टाइम इंटरवल कांस्टेंट रहता है। आपके स्कूल का कितना है, 6 घंटा, ठीक है, जितना किया वो, ठीक है। आपके दिन का कितना है, 24 घंटा, तो ये फिक्स रहता है। लेकिन टाइम खुद कभी फिक्स नहीं होता, बात समझ में आएगी। टाइम इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। और ये करंट टाइम पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, इसीलिए हम ये कहेंगे कि करंट आप जितने लंबे टाइम के इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, करंट की वैल्यू में उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, करंट उतना ही रहेगा। बस समझ आए। अगर कोई ऐसा बोले कि मैं 1 कलाक बैटरी लगा के रखूँ तो करंट बढ़ जाए, तो उससे वही करंट बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। देर हो गए, करंट उतना ही रहेगा जितना आपने बैटरी लगाई तब जितना था, और 1 घंटे बाद देखो या 2 घंटे बाद देखो, बैटरी के लगाने से करंट उतना ही रहेगा अगर सारे कंडीशन नॉर्मल रहे। अच्छा, करंट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। करंट के फॉर्मूले पर से हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हमने पहले नंबर ऑफ चार्ज कितने थे वो निकाला, फिर हमने निकाला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है। पहले हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर हमने चार्ज ऑफ ऑल दिस इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर हमने करंट निकाला। ओके, अब करंट पर हम निकालेंगे करंट डेंसिटी। क्या निकालेंगे हम, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, किसी एरिया में कितना करंट है वो, तो आप करंट को एरिया से डिवाइड कर दो, आपको करंट डेंसिटी मिल जाएगी। बात समझ में आएगी। करंट क्या है, आई, आई क्या होता है, माइनस एन ई वी डी ए, ठीक है ना, अपॉन एरिया। तो एरिया और एरिया कट हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस एन ई वी डी, यानी कि यूनिट एरिया में इतना करंट फ्लो करने वाला है। बात समझ में आएगी, एन ई वी डी। ओके, क्लियर हुआ इतना, माइनस एन ई वी डी। अब जब हम वीडी को फोकस करें तो जरा ये देखें कि
तो करंट डेंसिटी क्या है, करंट अपॉन एरिया, इसको हम ए से डिनोट कर देंगे इससे ए से। और जैसा उस दिन आ गया था, करंट डेंसिटी कैसे क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी, हाँ सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, हाँ करंट टेंसर है। तो करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, नाम याद रखने में बहुत कम जरूर, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, हाँ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसके पे वेक्टर की निशानी बना दी, ठीक है। अभी क्या होता है ये माइनस एन ई डी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन आपको पता ही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, अभी हमने निकाला था माइनस ई अपॉन एफ टाउ, क्या बोलता है टाउ, कुछ और ही बोला। चलो, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है, ई मिलके ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर ई एम अपॉन इंटू टाउ। बात समझ में, एन स्क्वायर इंटू ई इंटू टाउ, बात समझ में। इससे हमको ये वाले फॉर्मूला से हमको ये पता चल रहा है कि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ये है, यानी कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड पर डिपेंड करती है, और वो टाउ पर डिपेंड करती है। कहने का मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अप्लाई करेंगे, ज्यादा करंट डेंसिटी, बात समझ में आए। अब देखो ये सारे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब देखो ये जो बीच वाला जो है, इसका सारा के सारा लेना कंडक्टर के अंदर से है, कंडक्टर के अंदर कैसा है वो, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टर्म है, इसका लेना देना आपकी बैटरी से, और बैटरी बाहर से होती है ना, तब फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो भी सोर्स प्रोवाइड कर रहा है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो, बात समझ में आ गई। तो इसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी, क्या कहते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ से करंट डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, सॉरी कंडक्टिविटी का सिग्मा का, क्योंकि ये रिलेशन ये आपको पता है कि करंट डेंसिटी क्या होती है, सॉरी करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये बेसिकली ये इस बात की निशानदेही करता है कि ये सारा के सारा कंडक्टिविटी है, समझ में आए। तो सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ठीक है, इससे हमको ये पता था कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करेगी टाउ पर, रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, बात समझ में आए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। रेजिस्टिविटी जो होती है रो, वो इसका रेसिप्रोकल होती है, तो उसको भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगी, वन अपॉन सिग्मा रो इज इक्वल टू वन अपॉन सिग्मा क्या हो जाएगा, एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। वन रो इज इक्वल टू क्लियर हो गया इतना। तो मैंने आपको कहा था कि असल में हम इसमें कंडक्टिविटी का और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना चाह रहे थे। अब देखो इसका सीधा सीधा ये जो इक्वेशन आया है वो कहाँ से आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वेशन पे से आया है। इसका लेना देना किससे है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इस्तेमाल करके कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाला। इससे हमको ये बात पता चली कि जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा उतनी कम रेजिस्टिविटी होगी, यानी आपका इलेक्ट्रॉन उसको जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम मिलता है, ओके, उतना ज्यादा हाँ उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, और उतनी कम रेजिस्टिविटी होगी, बात समझ में आएगी, क्लियर होगा इतना।